हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आईआर के दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ पीटी 360 कोर्स जो आप वेबसाइट विजिट करोगे synopsisize.com, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले समझते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड एक ऐसे आपके एनआरआई मेहमान होते हैं या फिर आप कह लो आपके बिन बुलाए मेहमान होते हैं, जो भी प्रॉब्लमेटिक रिश्तेदार होते हैं ना, जो जिनको हम लोग बुलाते नहीं हैं पर फिर भी आके बैठ जाते हैं। तो उनके ऊपर जो पैसा खर्च होता है या फिर कोई एनआरआई मेहमान जो कि बाहर से कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं या मतलब हमारी ऐसी तैसी हो जाती है जिसमें, तो वो क्या होता है उसके उन सब से डील करने के लिए जो फंड्स यूज़ होते हैं, जो भी पैसा आपका लगता है, तो वो सारा जो है उसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड कहते हैं। तो जितना भी पैसा लगेगा कहाँ से आएगा? आप अपने पापा से लेके आओगे, ठीक है। मान लो आप कि आपका हेड ऑफ़ द फैमिली है आपके फादर, आप अपने फादर से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेशनली फादर कौन हो गया? वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके लिए ये ना बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फिनेंशियली इंटरमीडिएट फंड्स, ये बेसिकली हमने जो समझाया है वो एक तरीके से ये था कि आपको याद रह जाए एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आ जाता है तो रियल सेंस में फिनेंशियल इंटरमीडिएट फंड्स ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने में काम आते हैं, जिसमें आप पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज का यूज़ करते हो ताकि आप इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर पाओ। इसी वजह से हमने एनआरआई का नाम लिया था, सो दैट इंटरनेशनल इनिशिएटिव आपको समझ में आए, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक डायरेक्ट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मिले उनकी ग्लोबल प्रायोरिटीज़ के रिलेटेड। और जो ज़्यादातर फिनेंशियल इंटरमीडिएट फंड्स हैं उन्होंने बहुत सारे ग्लोबल प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स के प्रोविज़न को, साथ में कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सेज में, या फूड सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सेज में। तो ये सारे काम हैं। अब मेहमान आए हैं तो ये सारे काम तो करने पड़ेंगे। मेहमानों को कोई बीमारी ना हो तो उनको बचा के आप रखो, ठीक है। तो मेहमान को सर्दी में रहना पसंद है, गर्मी में रहना पसंद है, एसी वगैरह ये सब का आप अरेंजमेंट करो तो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करोगे। खाना वाना तो आप अच्छा दोगे ही, तो फूड सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और किसी सामान की, किसी चीज़ की अगर उनको ज़रूरत है तो पब्लिक गुड्स वगैरह आप उनको प्रोवाइड करोगे या गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे। तो इसके जो ट्रस्टी हैं इन फंड्स के वो हैं कौन है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि जो नई फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड आई है वो आई है पेंडेमिक प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स। मतलब ये बिन बुलाए मेहमान है ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो पेंडेमिक है वो बिन बुलाए मेहमान। और ये इंटरनेशनली इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बहुत सारी कंट्रीज़ से हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है 2022 में ही, ठीक है। हिंदू में ये न्यूज़ आई थी बिजनेस लाइन में, और हम लोगों ने हर एक जहाँ से भी ये टॉपिक्स बनाए हैं उन सब का लिंक भी डाला है, सो दैट आपको पता लगे। कुछ लोग जो पूछते हैं ना बच्चे कि क्या इतना ही पढ़ना काफ़ी रहेगा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं पढ़ना है, या इससे हो जाएगा क्या? तो इस वजह से हम लोगों ने लिंक्स इस बार डाल दिए हैं कि ये बताने के लिए कि इतना काफ़ी होता है। हम लोग ऑलरेडी अलग अलग सोर्सेज इकट्ठा करके अपना कंटेंट बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, सो दैट आपके हर एक सोर्स कवर हो जाए, ठीक है। और साथ में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन सबको भी रेफ़र किया जाता है, सो दैट आपकी कोई भी न्यूज़ मिस ना हो, ओके। तो एक वो चीज़ है कि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है और एक ऑथेंटिक सोर्सेज को कंपाइल करके आपको दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है पेंडेमिक पीपीआर। अगेन जो हमने पढ़ा अभी पेंडेमिक के लिए फ़ंड है वही सेम है। तो पेंडेमिक फ़ंड एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है जिसमें डोनर कंट्रीज़, को इन्वेस्टर कंट्रीज़ आती हैं, फाउंडेशंस आती हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो ये सारे एक पेंडेमिक के बुरा टाइम आ गया है तो उसके लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पेंडेमिक फ़ंड उसके लिए आता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्टेड है, जिसमें WHO टेक्निकल हैंड है। सिंस पेंडेमिक की बात हुई है इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो आना ही पड़ेगा। तो पेंडेमिक फ़ंड जो है वो किस लिए क्रिएट किया जाता है कि अगर इस तरीके की कोई बीमारी आ जाती है, पेंडेमिक आ जाता है, तो उसको प्रिवेंट किया जाए, प्रिपेयर्डनेस की जाए, रिस्पॉन्स किया जाए एट द कैपेसिटीज़ ऑफ नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम पेंडेमिक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया की, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, यही चल रहा है क्योंकि यही रहा है न्यूज़ में लगातार। तो उन्होंने जो पेंडेमिक फ़ंड के सेक्रेटरीट हैं उनसे पार्टनरशिप में ये पेंडेमिक फ़ंड लॉन्च किया था ऑन द मार्जिन्स ऑफ G20 जॉइंट फिनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। नवंबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था।
इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, इंडिया जो है अपनी G20 की प्रेसिडेंसी उसने ली थी दिसंबर में और अभी नवंबर तक चलेगी। और G20 का जो लीडर समिट है वो भी सितंबर 9-10 को होगा। अच्छा, अब ये वाले हम लोग जो डेट्स दे रहे हैं, वो डेट्स देने का रीज़न ये है, अगर आप सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेट्स को आप अवॉइड कर सकते हो। बट जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे थे लास्ट ईयर तक कि हम लोग साथ साथ पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट पीसीएस के लिए ऐप नहीं हो रहा है। इस वजह से हमने कुछ डेट्स और कुछ एक्स्ट्रा इन्फो डाली है, सो दैट जो लोग पीसीएस का प्री दे रहे हैं और जो यूपीएससी का भी प्री दे रहे हैं, मतलब कि दोनों अगर आप दे रहे हो, तो उनके लिए आप पीसीएस भी दे सकते हो इस करंट अफेयर्स के साथ, तो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएगा वो मटेरियल। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो इंडिया जो है, बट अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डेट्स वगैरह अवॉइड कर दो। इंडिया जो है वो अभी G20 ट्रॉयका का पार्ट है। ट्रॉयका क्या होता है बेसिकली, कि जब 3 लोग आपस में मिलते हैं और एक गवर्नमेंट के तौर पे आप 3 लोग आपस में मिलके जॉइंट आपका कोलैबोरेशन होता है और कुछ काम कर रहे होते हैं, तो G20 ट्रॉयका में इंडिया पार्ट है। तो ट्रॉयका क्या हो गया इस कंटेक्स्ट में कि G20 की जो प्रेसिडेंसीज हो गई, कि अभी की प्रेसिडेंसी थी, पहले भी रह चुके हैं और आगे इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज का पार्ट है, तो जिसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। बट अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जो है वो ट्रॉयका फॉर्म करेंगे। और ये पहली बार होगा जब ट्रॉयका में 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ होंगी। और थीम क्या है इंडिया की प्रेसिडेंसी का? सिंपल, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, सिंपल ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब भी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की बात आएगी, वसुधैव कुटुंबकम आपको याद रखना है। इंडिया की G20 की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फिनेंस हो गया, लाइफ के बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। एक्सेलरेटिंग इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ होती रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रमोशन होता रहे, प्रोग्रेस होती रहे। टेक्नोलॉजी जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है ग्लोबली, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो 21st सेंचुरी के, विमेन लेड डेवलपमेंट हो, तो ये सब चीज़ें G20 इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया ने अभी न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था, हिंदू में आर्टिकल आया था, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी अभी ली है, तो उसमें क्या किया था बेसिकली कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना है ना, वो याद रखना है यहाँ पर। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो 100 मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको लिटअप किया गया था, जिसमें इंडिया का G20 का लोगो था, ताकि इस इवेंट को मार्क किया जाए कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी टुक ओवर की है। और G7 कंट्रीज़ ने भी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ, जो हमने यहाँ पर अभी बोला था ना कि लाइफ के G20 में इंडिया क्या सपोर्ट करता है? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फिनेंस और लाइफ को सपोर्ट करता है। तो लाइफ है एनवायरनमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वहीं से ही हमारी लाइफ आती है ना, तो उस सेंस में आप इसको याद रखो कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अगर एनवायरनमेंट है तो हम हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी हमारी ज़िंदगी रहेगी, तभी हमारी लाइफ रहेगी। तो वही चीज़ है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। ठीक है, एक ऐसी मूवमेंट है, इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटी को आगे पुश करते हैं कि आप एनवायरनमेंट को बचा करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। तो ये इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था COP26 ग्लासगो में 2021 में। अगस्त 2022 में इंडिया ने जो उसके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें लाइफ अपडेट किया था, जो कि UNFCCC में सबमिट करता है। एंड देन लाइफ जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल मास मूवमेंट है, जो कि इस चीज़ पर फोकस करता है कि आप ध्यान से सोच समझ के यूटिलाइजेशन करें अपने रिसोर्सेज का, ऐसी माइंडलेसली या डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन ना करें किसी भी रिसोर्स का, ताकि एनवायरनमेंट को भी आप प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करके रखें। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि लाइफ मिशन जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में अक्टूबर 2022 में। गुजरात ऐसी पहली स्टेट है कंट्री में जिसने ये मेजर्स को इनिशिएट किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, क्लाइमेट प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जाए। और इंडिया का जो G20 मोटो है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, उसके लाइफ मिशन के साथ वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फिर जो कि हमने पढ़ा भी है ना, जो अभी G20 के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैं इसीलिए बार बार पीछे आ जाती हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग
प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट। अब होता क्या है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज होती हैं जिनको ये लगता है जब टैक्सेस पे करने का टाइम आता है ना, तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ ना कुछ, देखो टैक्सेस भरने में भी कुछ ना कुछ तो गैप्स रह ही जाते हैं। हर कोई भी अगर रूल बनता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स बंदा निकालने की कोशिश करता है या फिर कुछ गैप्स रह जाते हैं। उन गैप्स का फ़ायदा फिर ये कंपनीज उठा लेती है बहुत बार। तो मल्टीनेशनल कंपनी जब इन गैप्स का फ़ायदा उठा के एक्सप्लॉइट करने लगती हैं और टैक्स से बचती हैं, तो उसको ही हम लोग ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं, जो कि इलीगल नहीं है। ठीक है, अनफेयर ज़रूर है बट इलीगल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ के बारे में बात की है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ऐसी टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज़ की जाती हैं, ताकि जितने भी टैक्स रूल्स में जो भी गैप्स रह गए हैं, मिसमैचेस रह गए हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके और टैक्स पे ना करना पड़े तो बेहतर है। ठीक है, अवॉइड कर देते हैं टैक्स पेइंग को। तो अनफेयर ज़रूर है, इलीगल नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है OECD/G20 प्रोजेक्ट है, जो कि एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को सेटअप करने के लिए बात करता है, ताकि लोग टैक्स को अवॉइड ना करें, टैक्स सभी लोग पे करें, और ये जितने भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं वो भी टैक्स पे करें। और ये इन सब चीज़ों से या इन सब चीज़ों को यूज़ करके टैक्स अवॉइड ना करें, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग टूल्स वगैरह ये यूज़ ना करें। ये प्रोजेक्ट जो है OECD's कमिटी ऑन फिजिकल अफेयर्स इसके द्वारा लीड किया गया है, और ये 2013 में बना था विद OECD एंड G20 कंट्रीज़। OECD भी मैं आपको बता दूँगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। और 2016 से OECD और G20 एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन EPS ये 140 मेंबर्स को ये प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कि BEPS जो ये इस तरीके के लूप होल्स हैं या इस तरीके के जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब टूल्स को कम्बैट करने में हेल्प करेगा या टैकल करने में हेल्प करेगा। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि बहुत सारे इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं, उन्होंने देखा कि ये कैसे इन्होंने ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन बढ़ गया या फिर कंप्लाइंस बर्डन बढ़ गया बाद में उनके लिए। तो ये एक इंडिया स्पेसिफिक BEPS सर्वे है जो कि डिलॉयट इंडिया ने किया था। तो 2018 का ये न्यूज़ है, तो हिंदू में न्यूज़ आई थी, तो ये हमें पढ़ना था। उसके बाद अब हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखो ये सिंपल सी चीज़ है, ये एक अमीरों का, आप समझोगे अमीरों का ना एक किटी पार्टी है काइंड ऑफ। ठीक है, अब इनमें जब अमीर लोग हैं, बहुत टाइम है भाई, तो टाइम है तो किसके बारे में बात होगी भाई, मेरे पास पैसा तो है, अब उसका करें क्या। तो पैसे को और बढ़ाने के बारे में बात होगी, मतलब कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कैसे, पैसा तो, मनी तो बढ़ेगा, पर मनी बढ़ाएंगे कैसे, तो कुछ काम वाम करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ट्रेड करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, इन लोगों के पास बहुत टाइम रहता है अमीरों की किटी पार्टी में, और ये लोग किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि यार डेमोक्रेसी तो हमारे किटी पार्टी में होनी चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए पैसे वैसे लगाने का, ट्रेड करने का, मार्केट इकोनॉमी भी हमारी बढ़िया रहनी चाहिए। और साथ में तेरी पॉलिसी तूने क्या अपनाई थी, तेरी पॉलिसी कैसी है, मेरी पॉलिसी तो इस बार ऐसी वाली थी। ठीक है, या फिर यार मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम होगी, तेरे घर में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, या यार तुझे तो सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई, यार तेरी तो बहुत सही हो गया, मैं तो घर में उठ ही नहीं पाती, बट ठीक है अब से मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना काम ख़त्म करने की आदत डालूँगी, और जितने भी घर पे जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी भी मैं समेट लूँगी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बात कर ली। तो जैसे कि डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी, या फिर एक दूसरे की पॉलिसी एक्सपीरियंस है, यार तेरी पॉलिसी तो बहुत बढ़िया है, तो इस बार तेरे घर में क्या बना था, या मेरे घर में तो मैंने ये बनाया, ये सब जो किटी पार्टीज़ में चलता है। तो प्रोवाइडिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि एक दूसरे के पॉलिसी एक्सपीरियंसेस को कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो साथ ही साथ के जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्या तेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके आंसर सीख करना, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, अच्छी प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करना। यार तुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई, अब तो तू सही पढ़ लिख के और अपना IAS का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेगी। तो ये है गुड प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जितनी भी हैं इनके मेंबर्स की, उनसे कोऑर्डिनेट करना। क्या तेरे घर में ऐसा चल रहा है, चल ठीक है, तेरा कौन सी डेट का गोवा का प्लान बन रहा है, 15th का बन रहा है, चल ठीक है मैं भी 15th का ही प्लान बनाती हूँ। फिर कोऑर्डिनेशन हो गया और अब हम लोग चलेंगे गोवा, जो कि बाद में जाके हमेशा कैंसिल हो जाता है ना।
तो ये सब चीज़ों के बारे में। और ये 1961 में फाउंड हुई थी। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करती है, ठीक है। तो अमीरों की किटी पार्टी क्यों कहा था? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इसका पार्ट है, बहुत टाइम है इनके पास ये सब डिस्कस करने के लिए, तो ऑब्वियसली अमीर ही होंगी, है ना, कि टाइम ही टाइम है। तो ज़्यादातर जो OECD मेंबर्स हैं हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, जिनका बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं। OECD जो है ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर है। तो पैसा भी खुद ही लाते होंगे, जब इतना अमीर हैं तो पैसे भी खुद ही लाएंगे, ठीक है। तो OECD के हेडक्वार्टर जो है, सिंस अमीर हैं तो अमीरों के हेडक्वार्टर कहाँ जाके मीटिंग करेंगे, किटी पार्टी करेंगे भाई? पेरिस, फ्रांस में होती है इनकी मीटिंग। अब ये नाम पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। और इनकी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है आपस में कंट्रीब्यूशन करके फ़ंड कर लेते हैं एक दूसरे को अलग अलग रेट पे, ठीक है ना, क्योंकि पैसा ही इतना है भाई, अपने अपने आप ही आपने फ़ंड कर लिया खुद को। तो सिंस अब मजाक के तौर पर तो ठीक था ये सब समझने के लिए, बट काम बड़े बड़े किए हैं OECD ने। जैसे कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर्म की थी मनी लॉन्ड्रिंग पर। OECD डेवलपमेंट सेंटर बनाया था, क्रिएट की थी 1961 में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई थी 1974 में। तो चाहे बैठ के ऐसी बातें होती हैं कि भाई तेरे घर में क्या, मेरे घर में क्या, तेरे को अच्छी प्रैक्टिसेस लग गई, तेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, कॉमन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें देखने में ज़रूर ऐसी बातें करती हैं, बट अच्छी अच्छी बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ क्रिएट की हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। मेंबर कंट्रीज़ ये आप यहाँ से देख लेना। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि OECD ने पिलर 2 मॉडल रूल्स रिलीज़ किए थे डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इंडिया जो है इट इज़ वन अमंग 137 कंट्रीज जो कि न्यू ग्लोबल टैक्स रेजिम की सिग्नेटरी है। ये रूल्स जो हैं वो ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स अंडर पिलर 2 इनका मैकेनिज़्म का स्कोप और सेट करती है और डिफ़ाइन करती है। तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? अब OECD क्या था? अमीरों की किटी पार्टी। बिम्स्टेक है गरीबों की किटी पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गरीबों की किटी पार्टी, जिसमें हम भी हैं। तो हम भी कोई बहुत अमीर तो है नहीं, तो पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर गरीबों की किटी पार्टी है तो हम लोगों को तो स्पेशली इस बारे में बात करनी चाहिए कि भाई कैसे हम लोग अपनी इकोनॉमी ग्रो करें या कैसे पैसे कमाएं भाई और ज़्यादा, है ना। तो बिम्स्टेक तो हम ही लोग इसी में ही आते हैं। तो अपने अपने रीजन में आके अपने अपने रीजनल लोगों को इकट्ठा करके हम लोग अपनी पार्टियां कर लेते हैं, और रोल नंबर वाइज हमारे नंबर आते हैं। बहुत ही सिंपल है। रोल नंबर वाइज कैसे होता था? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कि ए नाम वाले जो है वो उसका रोल नंबर 1 होगा, और आर नाम वाले के रोल नंबर जो है वो होगा 40-40 में कुछ, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बात की गई है। तो बिम्स्टेक वही एक गरीबों की पार्टी है जो कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे अपने पैसे बढ़ाएं। सोशली हम लोग बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, कैसे हम लोग आगे आगे बढ़ें। साइंस का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो यही सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो बिम्स्टेक बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में लाई करती है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के थ्रू ये बनी थी, फाउंड की गई थी। मेंबर्स इसके कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये याद कर लो। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे जितने भी हम गरीब लोग हैं सब एक दूसरे का पार्ट है। हेड क्वार्टर है ढाका में। चेयरमैनशिप जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होता है कंट्री के नाम के हिसाब से, तो रोल नंबर नाम से। फिर बिम्स्टेक चार्टर जो है वो साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 5th बिम्स्टेक समिट में, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई थी 30 मार्च 2022 में। एम इसका यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाया जाए, म्यूचुअल असिस्टेंस ली जाए, एक दूसरे को हम असिस्ट करें इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक फील्ड्स में। 16 मेजर सेक्टर्स है बिम्स्टेक के टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन के अलावा, जैसे कि जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे इन सेक्टर्स पे काम करती हैं, उनको प्रमोट करती है। बिम्स्टेक प्रिंसिपल्स क्या है? सॉवरिन इक्वालिटी होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हम लोग तो इतने गरीब हैं, हमें तो इंडिपेंडेंस भी बहुत बाद में मिली है, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर आज हमें कोई भी अपना रूल ना करके चला जाए, डिक्टेटरशिप ना चल पड़े, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इंटरनल अफेयर्स में, नॉन अग्रेशन होना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, म्यूचुअल बेनिफिट रहे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आएंगी। कोऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, और बायलेटरल, सब रीजनल, रीजनल, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का एक सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा, ठीक है, और जिसमें मेंबर स्टेट्स भी आते हैं।
तो कॉपरेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री तो रहेगा ही। न्यूज़ कंटेक्स्ट क्या है? 5th समिट जो है रीजनल ग्रुपिंग की, जो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, तो ये आप याद रखना। जो 5th समिट है इस रीजनल ग्रुपिंग की वो कोलंबो में हुई थी अभी मार्च 30, 2022 में। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया था, हिंदू में आया था ये, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं वो आप देख सकते हो, तो आप सारे ये जितने भी लिंक्स हैं ना वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेटली बिम्स्टेक जो है वो सार्क से तो बेटर ही है। क्यों है? क्योंकि सार्क में देखो कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी आ जाती हैं जिनके साथ हमारी बिल्कुल बनती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंट्रीज़ बता देती हूँ पहले ओवरऑल कि सार्क की कौन कौन सी हैं। ऑल्दो बिम्स्टेक से भी कुछ कंट्रीज़ कॉमन हैं, बट बिम्स्टेक की कंट्रीज़ ओवरऑल हमारी काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस है। बट सार्क में कुछ कंट्रीज़ ऐसी आती हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस तो नहीं हैं। जैसे कि अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं सार्क में, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स है, नेपाल भी है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है। तो एक प्योरली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। जबकि जो बिम्स्टेक है ऑन दी अदर हैंड, वो आपने देख ही लिया था, हम गरीबों की किट्टी बाटी थी वो। तो उसमें क्या था कि सारे हमारे बहुत अच्छे फ्रेंडली से रिलेशंस थे। तो इंटर रीजनल है और साउथ एशिया और एशियान दोनों को ही कनेक्ट करती है बिम्स्टेक। और यहाँ पर क्या है, सार्क मेंबर्स में सिंस कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें हमारी अच्छी नहीं बनती है, तो इस वजह से हमें हमेशा शक भी रहता है इन पे और विश्वास भी नहीं हो पाता। जबकि जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन में बन के रहते हैं, तो फ्रेंडली है, हमारी अपनी पार्टी चलती है, तो फ्रेंडली हैं हम, ठीक है। सार्क जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि ऑब्वियसली शक है, विश्वास नहीं है, तो रीजनल पॉलिटिक्स आपस की चलती है, मैं आगे निकलूँ या ये ना आगे निकल जाए, वो सारे कंपटीशन और ये सब चीज़ें रहती हैं। बिम्स्टेक में अगर फ्रेंडली रिलेशन है तो फ्रेंड को तो सब लोग आपस में सपोर्ट ही करते हैं, यार तू आगे निकल, तू आगे निकल, तो एक दूसरे को पुश करते हैं। तो बिम्स्टेक का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन आपस में हम अपना इम्प्रूव करें, तो आपस में इन कंट्रीज़ का कॉपरेशन इम्प्रूवमेंट हो, तो ये सब बिम्स्टेक के गोल्स हैं। फिर सार्क में क्या है, एसिमेट्रिक पावर बैलेंस, जबकि बिम्स्टेक में सिंस थाईलैंड और इंडिया दोनों हैं बिम्स्टेक में, तो उससे क्या होता है, पावर बैलेंस एक मेंटेन रहता है। सार्क का जो स्कोप है वो काफ़ी लोअर है कंपेयर टू बिम्स्टेक, एज सार्क का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो सिर्फ 5% है, जबकि बिम्स्टेक का 6% है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि बिम्स्टेक जो है वो एक नया साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर में एक मेंबर है। तो अभी क्या है कि एक्सपर्ट ने कहा था कि आपको थोड़ा से बेटर रीजनल फॉर्म में देखने की ज़रूरत है साउथ एशियन रीजन के लिए। तो December 8 को ये सार्क चार्टर डे कमेमोरेट किया गया था। सिंस 2014 कोई भी सार्क समिट अभी तक नहीं हुआ था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रडलेस या हो जाती है और एकदम मतलब सार्क जो है वो पीछे ही रह गया है, आप कह सकते हो इट इज़ प्रैक्टिकली डेड। कोई भी समिट हुआ ही नहीं है, तो एक तरीके से ये वर्किंग है ही नहीं। तो सार्क में वो सारे इश्यूज देखे गए हैं। फिर नेक्स्ट है इंडिया यूएसए चाइना ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें इंडिया जो है वो फंस गया बीच में, क्योंकि इंडिया को ये डर लगा रहेगा कि यूएसए और चाइना की पार्टनरशिप ना हो जाए, फिर मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, और चाइना को ये डर लगा रहेगा कि यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप ना हो जाए वरना मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन पोजीशन पे कौन है, यूएसए है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, इसी के हाथ में है फिलहाल ये डिसाइड करना इसका अपना फ्यूचर भी। क्योंकि अगर आप ये समझो, अगर ये इंडिया को सपोर्ट करता है यूएसए, अगर इन दोनों का पार्टनरशिप होता है जिसमें आप चाइना की इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा सबड्यू कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि यूएसए की जो प्रेमिसी है वो मेंटेन रहेगी। जबकि अगर यूएस और चाइना की आपस में पार्टनरशिप हो जाती है तो इंडिया जो है वो काफ़ी आइसोलेटेड रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर बैलेंस पावर गेम है वही चल रहा है यहाँ पर, जिसमें बीजिंग जो है वो उसको इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है यूएस जापानीज़ कंटेनमेंट ऑफ चाइना में, जो यूएस जापानीज़ नहीं चाहते कि चाइना जो है वो उसका इन्फ्लुएंस बढ़े इंडियन ओशन रीजन में और साउथ एशिया में, वो चीज़ अगर तो चाइना को उस चीज़ से भी डर है। तो कन्वर्सली इंडिया को ये डर है कि अगर चाइना और यूएस का अलाइनमेंट हो गया, उसकी वजह से बीजिंग जो है वो इंडियन पावर की ग्रोथ जो है वो रोक देगा, उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही।
और यूएस का जो एक्नॉलेजमेंट है साउथ एशिया का और इंडियन ओशन रीजन में, वो चीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक रहेगा अगर यूएस ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो रहेगा साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन में, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो यूएस चाइना रिलेशंस अगर ख़राब हो गए, उससे क्या होता है, इंडिया जो है एक स्विंग स्टेट में पहुंच गया है और इस ट्रायंगल में। बट जो इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से बहुत ही टेंस रिलेशंस रहे हैं, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ जाता है, जो कि ये डिसाइडर फैक्टर बनता है कि अब ये किसकी साइड जाएगा। इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग प्रॉस्परस इंडिया जो है, अगर यूएसए उसकी साइड चला गया, तो इंडिया चाइना को भी चेकमेट कर देगा और यूएस की प्रिमेसी मेंटेन रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। बट अगर यूएसए ने चाइना को सपोर्ट कर दिया और इन दोनों की आपस में कुछ अलाइनमेंट बन गया, तो इंडिया जो है वो वीक, सबड्यूड और आइसोलेटेड रह जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द हमें चाइना सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो साइनो सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है अगर यूएसए ने चाइना को सपोर्ट कर दिया या अलाइनमेंट कर लिया। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये था कि चाइना ने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया था इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि युद्ध अभ्यास है, जिसमें जो कि बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर पर हो रही है। तो युद्ध अभ्यास क्या है, तो युद्ध हम लोगों ने डिसाइड किया, युद्ध होती है वॉर, ठीक है ना। तो वॉर किसके बीच में होंगे, आर्मी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, और हमें अपने आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी अभ्यास करना है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम तो यूएसए के साथ ही करेंगे ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम यूएसए को अपना साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये एनुअली कंडक्ट की जाती है, हर साल इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। इस एक्सरसाइज का एम है कि हम लोग जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो इन दोनों नेशंस की आर्मीज़ के बीच में हम लोग एक्सचेंज करें बेस्ट प्रैक्टिसेस। और जो पहला एडिशन था इस एक्सरसाइज का, वो अलास्का में हुआ था अक्टूबर 2021 में एट जॉइंट बेस एल्मिंडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में। और न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये था कि 18th एडिशन जो था युद्ध अभ्यास का, जो कि एक एनुअल इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज है, उत्तराखंड में हुआ था ये 18th एडिशन। और जो बाकी एक्सरसाइज हैं इसी टाइम पर जो हुई थी, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना, ये है ऑस्त्र हिंद, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है ये एक्सरसाइज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान में हुई थी। देन अग्नि वॉरियर जो सिंगापुर के साथ होती है, देवलाली में हुई थी। हरिमाओ शक्ति जो कि मलेशिया के साथ हुई थी। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ बिटवीन स्पेशल फोर्सेस। काज इन कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे ही आपके लिए याद रखने बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट।